आज मैं आपके सामने मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूँ, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये 12th क्लास में आता है, रिलेशन एंड फंक्शंस। आज इस टॉपिक का आपके सामने समझाने का क्या पर्पज है। देखिए बहुत सारे बच्चे ने 12th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन करके हमारे पास आते हैं, या फिर ये मान लियो रिलेशन एंड फंक्शन को अपनी 12th क्लास में कवर कर लेते हैं। उसके बाद भी जब वो बच्चे IIT के लिए तैयारी करते हैं, या फिर NDA के लिए तैयारी करते हैं, या फिर एयरफोर्स नेवी के लिए तैयारी करते हैं, फिर उनको मैथ की अलग से कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि +2 में पढ़ने के बाद भी उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि जो NDA है, एयरफोर्स है या IIT है, उन्हें +2 +1 लेवल का तो आता है, मैथ कोई अलग तो आता नहीं, और फिर भी वो कवर नहीं कर पाते। यानी कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते। मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर जो आपके +2 क्लास का चैप्टर, वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक से इसको मैं आपके कवर करवा सकूँ कि क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या मेन रिजल्ट्स है, क्या इसके ऊपर ट्रिक्स हैं, सब डिस्कस करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, ये तो पूरे चैप्टर का नाम है, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले सेट एक सेट हो, कोई भी नॉन इम्पटी सेट हो। सेट की डेफिनेशन तो आप +1 में पढ़ के आते हो, एनी सेट, ठीक है। बी इज आल्सो एनी नॉन इम्पटी सेट। ए और बी कोई दो नॉन इम्पटी सेट हो, फिर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। समझो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं 2AB, यानी ये 2 टप्पल एलिमेंट है, एक एलिमेंट पहले टप्पल पे, एक दूसरे टप्पल पे। कंडीशन कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। जो पहला एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, पहले सेट का, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका होना चाहिए, दूसरा। इस टाइप के जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है A, उसको मान लो A B C, ये 3 एलिमेंट है। एक दूसरा सेट है B, उसको मान लो 2 एलिमेंट हैं X एंड Y, हैं ये 2 एलिमेंट। अब बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो मैंने ऊपर डेफिनेशन दी है, नीचे डेफिनेशन को समझा रहा हूँ। इस टाइप के एलिमेंट लिख रहे हैं आप, इस टाइप के मैं खाली एलिमेंट लिख देता हूँ आपके सामने एक बारी। एक लिख लिया, 2 लिख लिए, कितने लिखेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो बाद की डिस्कशन है। और लिख दिया एक, ऐसे खाली खाली लिख दिया मैंने, कितने आएंगे वो डिस्कस करते हैं। आप कितने लिख लो, पहला जो ऑप्शन है वो आपने फिल करना पहले सेट से। पहला सेट क्या है, A B C, तो A फिल कर दिया, B कर दिया, C कर दिया, ठीक है, कर दिया A B C। दूसरे ऑप्शन में बचा क्या फिल करूँ, कुछ भी कर ले, लेकिन वो सेकंड सेट का एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड सेट में क्या आपके पास X और Y, तो यहाँ आप X फिल कर सकते हो, Y भी फिल कर सकते हो, X भी फिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यानी कि इस टाइप के एलिमेंट जो मर्जी हो, जैसे A के साथ X आ गया, ये B के साथ एक बार Y कर दो, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। B के साथ Y आ गया, ये B के साथ X कर दो, C के साथ X आ गया, C के साथ Y कर दो। कितनी बनेगी फाइनाइट सेट में, ये कितने एलिमेंट है 3, और ये कितने हैं 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट आएंगे 6। लेकिन आपने समझना व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टप्पल एलिमेंट होते हैं। पहला जो एलिमेंट है जितनी भी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो ले लो, लेकिन पहला एलिमेंट हमेशा किस सेट से बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट हमेशा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड सेट से। जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे, कितने पॉसिबल हों, इस प्रकार से। कंडीशन बस एक है आपके सामने कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, वो जितने भी पॉसिबल एलिमेंट बन सकते हैं उन सब की जो कलेक्शन है वो क्या बनेगी आपकी A क्रॉस B, यानी कि A B की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये +1 का काम था, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए। अब मैं रिलेशन की एक सिंपल ही डेफिनेशन बताता हूँ। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन बिटवीन A एंड B। ये डेफिनेशन बन गई अब रिलेशन की। समझ में आ गया रिलेशन की क्या डेफिनेशन बन गई। रिलेशन की डेफिनेशन से पहले आपने ना सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, सेट के बाद उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक बच्चा बोले सर मैं इसमें से ये एलिमेंट ले लिए, मैंने दो ax ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया by, ये दो ले लिए, नो प्रॉब्लम, ये दो ले लो, ये सारे ले लो, या एक भी ना लो, इम्पट्टी एक भी ना लो, वो भी इसका सबसेट है। इसके जितने भी सबसेट आप ले सकते हो, ये दो ले लो, ये इनमें से कोई 5 या 3 या 4, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं, जितने भी आप ले सकते हो। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? जितने इसमें एलिमेंट होंगे 2 की पावर n करके अब 2 की पावर 6 ऐसे हो जाएंगे, वो अलग मैटर है। बट रिलेशन होता है क्या है, इनके बीच इनका कोई भी सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एनी सबसेट इज ए रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि अब क्या डेफिनेशन बन गई, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो ए और बी की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी जाए, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो, वो ए और बी के बीच में क्या होगा, आपका रिलेशन होगा। ठीक है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, वैसे सिंपल वर्डिंग में भी बोल सकते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर देना, उनके बीच में कोई रिलेशन बता देना ही रिलेशन है। जैसे दो बच्चे हम बोल दे ये इसका भाई है, ये इसका ब्रोदर है, तो ब्रोदर इज ए रिलेशन। किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर देना, जोड़ना, किसी भी उनके बीच में कोई एक, ये मान लो कि एक प्रकार की ये कोई कनेक्शन, हाँ रिलेट कर देना, कोई कनेक्शन बना देना कि इसके साथ ये कनेक्शन है, वो एक रिलेशन है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी आती हैं। मैं आपको हर एक बात बताऊंगा कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ गड़बड़, क्या उनको कहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती हैं। तो रिलेशन ये अपना हो गया, ठीक है। उसके बाद रिलेशन की टाइप आती है, रिलेशन क्या क्या बन सकता है। रिलेशन 3 टाइप से होता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपने बताना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। ये बताने के बाद अब बच्चों ने इसको हम 2 पैटर्न से करेंगे हम। देखो, एक चीज़ होता है समझ में आ जाना और एक चीज़ होता है लिखना। मैथमेटिकल लिखना भी पड़ता है। देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर देना आपने फिर तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर में लिखना पड़ गया तो आपने लिखना भी पड़ेगा ना कि ये इसके साथ ये रिलेशन है। तो एक पहले होता है समझना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समझना कैसे होता है और समझने के बाद फिर लिखते कैसे हैं, वर्डिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखते हो। देखो बच्चों, आप रिलेशन की टाइप पढ़ रहे हैं। 3 टाइप से रिलेशन हो सकता है। प्रॉपर्टी मतलब एक टाइप से रिलेशन की है। रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, और हो सकता है तीनों हो या इनमें से कोई 2 हो। मतलब क्या होता है समझेंगे। मान लो R इज ए रिलेशन ऑन ए। किसी भी सेट के ऊपर एक रिलेशन है R, जो ए के ऊपर रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव देखना कब होगा, इफ ए। देखो ध्यान से सुनना, जब अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी ए बी लिख दिया, इस ए बी का मतलब क्या है, इस ए बी का मतलब है यो ए बी सी के साथ क्या है, रिलेटेड। ठीक बात है। देखो वैसे तो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल अब जो मैथ की ब्रांच के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल लेंगे ना। अब जैसे नोटेशन से अगर बच्चा कंफ्यूज हो, अगर एक बच्चे से रियल का मैथ पढ़ा रहे हैं हम और उसको पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चा कहेगा दैट इज ओपन इंटरवल। अब ज्योमेट्री पढ़ा रहे तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हो तो जीसीडी की नोटेशन हो जाएगी। वो तो जैसे ही ब्रांच चेंज होगी मैथ की इसका मतलब भी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ए बी से क्या होना चाहिए, रिलेटेड। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि सारे ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल का, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग, देखो इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, वैसे नहीं कि रट्टा मार लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट ए टू जेड जितने भी एलिमेंट है सेट में, वो सारे खुद के साथ रिलेट जरूर होने चाहिए। खुद के साथ रिलेट, जैसे रिलेशन में आपको एक बार समझाता हूँ। जैसे कई ऐसी चीज़ होती हैं कि भाई खुद के साथ हम रिलेशन हो जाता है, कई बार नहीं होता। जैसे ब्रोदर का रिलेशन है, बोलते हैं भाई ये इसका भाई है, लेकिन क्या कोई खुद का भाई हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ मैं मेरा भाई हूँ,
तो ये रिलेशन अच्छा नहीं है, ये स्टेबल चीज़ नहीं है कि मैं मेरा भाई हूँ, मैं मेरा ही भाई नहीं हो सकता, तो ये चीज़ रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव वो चीज़ होती है जो खुद के साथ रिलेट हो जाए। जैसे रिफ्लेक्शन करना, जैसे आईने में एक आईना है, उसके अंदर हम अपनी तस्वीर देखते हैं, बिल्कुल खुद जैसा हो जाना, वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ, मान लो आप ये बोलते हो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, वर्ड बोला कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम कुछ भी ले दिया कि मैं इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आप उस अगर स्कूल का रिलेशन लिया जाए तो आपके साथ वो क्या हो जाएगा, आपके साथ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे बोलते हो मैं सोहन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, और सोहन के साथ अगर रिलेशन करा जाए, जैसे सेम स्कूल का रिलेशन डिफाइन कर लिया, जैसे हम बोलते हैं सोहन और मोहन सेम स्कूल में हैं, सोहन और मोहन क्या है, सेम स्कूल में है। अब मैं बोलूँ सोहन और सोहन सेम स्कूल में, ये तो बात होगी, सोहन जिस स्कूल में है, चाहे उसने 2 बार बोल लो चाहे 100 बार बोल लो, सोहन उसी स्कूल में रहेगा। तो ये चीज़ होती है रिफ्लेक्सिव, कि खुद का खुद के साथ कई चीज़ होती है। अब चेक भी करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे चेक करें कैसे नहीं करें, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या होता है समझ गए होगे आप। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि इसका मतलब ये है, अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि ए बी तो दोनों होने चाहिए, ये ना हो तो इसका होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए का रिलेटेड भी होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि कई रिलेशन ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं भाई सोहन मोहन का फ्रेंड है, तो मोहन भी सोहन का फ्रेंड होगा, जब वो दोनों आपस में फ्रेंड है तो सिमेट्रिक रिलेशन है। कई चीज़ सिमेट्रिक नहीं हो सकती, जैसे सन का और फादर का रिलेशन होता है कि हम बोलते हैं ये इसका फादर है, तो अगर वो उसका फादर है तो फादर के लिए वो क्या होगा, सन होगा, फादर नहीं हो सकता। कई चीज़ सिमेट्रिक नहीं हो सकती, कई चीज़ सिमेट्रिक होती हैं, ठीक बात है। सिमेट्रिक फिर सुन लेना ध्यान से, अगर ये इससे रिलेटेड हो तो बी किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से, ठीक है, ओके। देखो उसके बाद क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। ट्रांजिटिव रिलेशन सुनो क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू, अच्छा बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बी से रिलेटेड है और इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एंड बी सी रिलेटेड टू, देखिए इसका मतलब है ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब बी सी से रिलेटेड है। दिस इम्प्लाइज, या फिर देन भी लिख सकते हो, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसे बोल सकते हो उसको, अगर ए बी से रिलेटेड हो एंड बी किससे रिलेटेड हो, सी है, तो ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी है, ठीक है। कई रिलेशन ट्रांजिटिव होते हैं, कई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होते। जैसे प्रॉपर्टी समझाता हूँ मैं आपको, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, मोहन और सोहन सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। जैसे मैं लिख दिया मोहन और सोहन, ये दोनों बच्चे हैं सेम स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो, ठीक है। और ये फिर सोहन और कुछ भी मान लिया आर, रोहन, सोहन और रोहन ये दोनों सेम स्कूल में हैं, तो कुल मिला के तीनों का स्कूल सेम ही हो गया। ये दोनों सेम स्कूल में हैं और ये दोनों सेम स्कूल में हैं, तो कुल मिला के तीनों का स्कूल क्या हो गया, सेम। तो हम ये भी बोल सकते हैं मोहन और रोहन भी क्या है, सेम स्कूल में है, यानी कि इन दो का बीच में रिलेशन है तो इनके बीच में भी रिलेशन होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है ना, कई बार ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो हम सोचते भी नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक सेट है ए इक्वल टू ए बी सी, ये सेट दे रखा है, इसके ऊपर एक रिलेशन है ए बी और सी ए, सी ए नहीं ए बी, ये मान लेता हूँ। मान लो 4 एलिमेंट है, 4 पे अच्छे समझ में आ जाएगा, और ये है सी डी, ऐसे लिख दिया। और मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो आपके माइंड में आता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ए बी से रिलेटेड है, बी आगे किसी से रिलेटेड नहीं है। बच्चों ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव कहता है अगर ए बी से रिलेटेड है और बी आगे अगर किसी से रिलेटेड हो, ध्यान से सुनना बात,
अगर बी आगे किसी से रिलेटेड हो, देखो जैसे ए किससे रिलेटेड है, बी से, बी आगे किसी से रिलेटेड है ही नहीं। अगर बी आगे किसी से रिलेटेड होता, मान लो डी से होता, फिर ए का डी से रिलेटेड होना जरूरी था, लेकिन बी आगे क्योंकि किसी से भी रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन में, इस वजह से क्या है, ट्रांजिटिव है। ये कहता है अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तब ए का रिलेटेड किसके साथ होना जरूरी है, सी के साथ, अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर ये ट्रांजिटिव बाय ट्रिवियल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक बात है। बाय ट्रिवियल प्रॉपर्टी से चीज़ ओल्ड हो जाती है। मैथ में ये नहीं, अगर आपने आगे मैथ की अच्छी नॉलेज करनी है हायर मैथमेटिक्स की, तो बाय ट्रिवियल की नॉलेज होना तो आपने जरूरी है। बाय ट्रिवियल बहुत सी प्रॉपर्टी ओल्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाय ट्रिवियल से आपको समझाऊं कि बाय ट्रिवियल कैसी प्रॉपर्टी ओल्ड हो जाती हैं। ठीक बात है। जैसे ये बोला जाए कि जैसे ये बोल दिया जाए भाई स्कूल में मेरी बात सुना ध्यान से, आपको समझ में आएगी। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक क्लेम किया, मेरे स्कूल में जितने भी बीएससी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना, मेरे स्कूल में जितने भी बीएससी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सब का मेरिट है, उन सब ने गोटे मेरिट प्राप्त करी अपने रिजल्ट में। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि स्कूल में तो बीएससी स्टूडेंट होते नहीं, क्योंकि स्कूल में तो 12th तक स्टूडेंट होते हैं, 12th के बाद तो कॉलेज में होते हैं। कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला, मैं ध्यान से सुनना क्या स्टेटमेंट थी उसकी स्टेटमेंट थी, जितने भी मेरे स्कूल में बीएससी के स्टूडेंट हैं उन सब का मेरिट है। अब रियल लाइफ में अगर बात रहे ना, क्योंकि रियल लाइफ में बाय ट्रिवियल नहीं माना जाता कुछ भी, रियल लाइफ में बात करें ना तो कोई भी बोलेगा सर ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि स्कूल में तो बीएससी के स्टूडेंट होते ही नहीं, तो ये अपनी बात झूठ बोल रहा है। रियल लाइफ में तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिकल बात की जाए, मैथ में बात की जाए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बात की जाए, तो उसकी बात बिल्कुल ट्रू है। आप अगर उसकी बात को प्रूफ करना चाहते हैं ना कि गलत बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, तो आपने एक बच्चा दिखाना पड़ेगा जो उसके स्कूल में बीएससी का हो और उसका मेरिट ना हो। उसने बोला मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं बीएससी के उन सब का मेरिट है। अगर कोई बच्चा नहीं है बीएससी का तो ये माना ही जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्योंकि गलत करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि जो बीएससी का बच्चा उसके स्कूल में हो और मेरिट ना हो। लेकिन ऐसा कोई बच्चा मिलेगा नहीं क्योंकि उसके स्कूल में बीएससी का कोई बच्चा है नहीं, तो ये चीज़ बाय ट्रिवियल होल्ड हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब ये तो आपने समझा कि क्या होता है नॉर्मली। अब अगर क्वेश्चन आए बुक में तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है। देखो अब हम एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट ये है, आपने रिलेशन चेक करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में से क्या है क्या नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, रिलेशन आपको 3 टाइप से लिखने मिल सकते हैं। तीनों टाइप में से आप कौन से टाइप में कौन सा मेथड लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिलेशन इस फॉर्म से लिखा मिल सकता है जिसको आप ये बोल सकते हो एज ए सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना कि वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना, कंडीशनल लिख देना, ऐसे एलिमेंट है जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। ठीक बात है। एक नॉर्मली रोस्टर फॉर्म यानी कि एक्सप्लेन करके लिख दिया ये रिलेशन है, और एक वर्डिंग में मिल सकता है जैसे बोल सकते हैं ये इसका भाई है, इसका दोस्त है, बहन है, जो भी रिलेशन है। तो तीनों में कौन सा मेथड कैसे लगाना है, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चेक कैसे करना है। और चेक करने के बाद फिर अगर पेपर में अगर एक 12th क्लास के बच्चे को या कहीं पर भी पूरा लिखना हो वर्डिंग में नंबर लेने के लिए तो लिखना कैसे वो भी समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि चेक कैसे करना है। ठीक है। पहले हमें देखना आना चाहिए, फिर हमें लिखना आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में आपने कौन सा मेथड लगाना है, देखना रिफ्लेक्सिव आपने सबसे पहले चेक करना है। रिफ्लेक्सिव जब चेक करना है आपने क्या करना है, पहले तो आप समझ लो क्या करना है आपने, फिर मैं लिखना बताता हूँ। आपने ये देखो, पहले तो इसका तो पता होगा ना क्या है। ये ऐसे होते हैं, ऐसे एलिमेंट हमारे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। इस कंडीशन को फुलफिल करने का मतलब है जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है उसका 3 टाइम करके अगर सेकंड वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया जाए तो 0 आना चाहिए। ठीक बात है। क्या इस कंडीशन को जब आपने रिफ्लेक्सिव चेक करना हो ना, आप इस कंडीशन को थोड़ा रफ में जाओ, रफ में लिख लो और दोनों वेरिएबल की जगह सेम वेरिएबल कर दो। जैसे एक वेरिएबल क्या x, अगर इस फॉर्म में है तो दूसरी फॉर्म में तो वो भी समझाऊंगा। ये वेरिएबल क्या x और ये क्या है y, दोनों को सेम वेरिएबल कर दो, चाहे दोनों को x कर दो या दोनों को क्या कर दो y। अब क्या किया, माइनस करके कितना बच गया 2x। ध्यान से सुनना बच्चों,
जो भी ऐसी कंडीशनल अगर आपको दे रखा है, दोनों की जगह सेम वेरिएबल कर दो। अगर मैं दोनों की जगह सेम वेरिएबल कर दूं तो मैंने क्या किया, दोनों की जगह एक्स कर लिया, दोनों की जगह वाई भी कर सकते हो, नोट पर्टिकुलर केस की एक्स ही करना है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों की जगह वाई भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों की जगह एक्स कर दिया, 2x बच गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बचना चाहिए था, 0, बचा कितना है 2x। अब x यहाँ से पुट करना है हमने, तो ये तो 0 नहीं आएगा। और वैसे भी ना प्रत्येक एलिमेंट के लिए 0 आना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव तब होता है जब प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करता। सेम वेरिएबल पुट करके देख लो, आपने देख लिया ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, क्या बचना चाहिए था 0। दोबारा सुन लो, जो भी आपकी कंडीशन है उसमें जो 2 वेरिएबल है उनको सेम वेरिएबल कर दो और देख लो क्या उस कंडीशन को फुलफिल करता है, नहीं करता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ से आपने समझ लिया। समझने के बाद अब लिखना सुन लो, कैसे लिखोगे, 4 रिफ्लेक्सिव, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे 4 रिफ्लेक्सिव, पुट x इक्वल टू वाई, तो क्या बच गया 3x माइनस इक्वल टू वाई, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस ये लिखना आपने। दोबारा सुन लो, या चेक कैसे करना, रफ में जाओ, पहले अपना काम करो। क्या करो, 3x माइनस वाई है, दोनों की जगह सेम वेरिएबल कर दो, सेम वेरिएबल करके आप सोल्व कर दो। अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर दे तो लिख दो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, और फुलफिल ना करे तो लिख दे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है, फिर आपने ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव के बाद कौन सा है, सिमेट्रिक, ठीक है, ओके। जब सिमेट्रिक आपने करना है, ट्रिक आपने करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अब क्या होना चाहिए, x मान लिया x y से रिलेटेड है, लिखना सीख लो क्या होगा, ठीक है। x y से रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज y किससे रिलेटेड होना चाहिए, x तक। अगर x y से रिलेटेड है तो दिस इंप्लाइज y किससे होना चाहिए, x तक। ध्यान से सुनो बच्चों, x के साथ क्या है 3x और माइनस में क्या है 3y। आपने रफ में जाना है, जब इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है, रफ में करना अपने काम, या नहीं करना फेर में नहीं करना, रफ में करना 1 सेकंड लगेगी, उसके बाद मैं लिखना भी समझाता हूँ कैसे। रफ में जाना है, आपने जिस पोजीशन में x है, जैसा जैसा x है वैसा तो y बनाना है, और जैसा y है वैसा बनाना है x। इस मीन क्या हुआ, y के साथ क्या आना चाहिए 3 और x क्या होना चाहिए अकेला, और y क्या हो जाना चाहिए प्लस में और x क्या हो जाना चाहिए माइनस में। यानी कि हमारी पोजीशन ऐसी हो जानी चाहिए 3y माइनस x इक्वल टू 0। ध्यान सुन लो, जहाँ पर x है वहाँ क्या बनाना है y, और जहाँ y, और इसी कंडीशन का यूज करना है, ठीक है। मैं बनाता हूँ, मैं x के साथ 3 बनाने की कोशिश करी, तो ये क्या हो गया 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फिर मैंने 3 तो बना लिया y के साथ, ओके। फिर मैंने क्या करना है, प्लस में चाहिए, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले ली, क्योंकि उस साइड 0 कोई फर्क पड़ता नहीं। 3 माइनस 9x इक्वल टू क्या बच गया 0। अब इस कंडीशन को ध्यान से देखो बच्चों, अब 3y भी बन चुका है, माइनस भी कॉमन आ चुकी है, उस साइड 0 था, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब x क्या चाहिए अकेला, यानी कि यहाँ पर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए। हमारे यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 9। मान लो हम इसको अकेला करने की सोचें, सिंगल मतलब इसका कोफिशिएंट 1 करने की सोचें, तो हमने क्या करना पड़ेगा 9 से डिवाइड। लेकिन बच्चों जैसे 9 से डिवाइड करोगे y के साथ 3 नहीं बचेगा। आपने कोशिश करी जो कर सकते थे मैथमेटिकल, लेकिन नहीं बचा। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ये आप काम आपने रफ में करना है, और आपका डिसाइड हो चुका है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ से x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेनी है आपने जो इसको सेटिस्फाई करते हो लिखने के लिए, क्योंकि जब ट्रू हो ना तब तो प्रूफ करके दिखाते हैं, और जब नॉट ट्रू हो ना तो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। कोई भी ऐसे कोऑर्डिनेट ले लो जो इसको सेटिस्फाई करते हो। जैसे मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ 1 3, x की जगह 1 और ये 3। देखो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे ना, x की जगह 1 पुट करो, x 3 बच गया, और y की जगह 3 पुट करो, 3 माइनस 3 क्या बच गया 0 बन गया। तो इसका मतलब ये अपने रिलेशन में है। लेकिन उल्टा करो बच्चों, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन लिख दो। क्यों लिख दो, पुट करना x की जगह 3 9 और y की जगह 1, तो कितना बच गया 8, बचना क्या चाहिए था 0। लेकिन ये तो रिलेशन में है, बट इसका उल्टा रिलेशन में नहीं है, तो सीधी एक लाइन लिख दोगे, नॉट ए सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक। ये हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद क्या चेक करना है आपने, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी ट्रांजिटिव चेक करना आपने। देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक होगा, ट्रांजिटिव लिखना ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ना पहले देखना कोशिश करने की बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने मान लिया एक्स वाई से रिलेटेड, ये काम जो मैं सिखा रहा हूँ आपको रफ में करना है। 3x - 3y = 0। और फिर क्या बन गया, y किससे रिलेटेड ले लिया मैंने, y मान लिया z से रिलेटेड है, तो क्या बन जाएगा 3y - z = 0। और बचना क्या चाहिए बच्चों, 3x - z = 0। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस कर लो या ऐड कर लो, बीच में y बचेगा। ऐसा आप नहीं, इन दोनों का यूज करके ऐसा आप नहीं कर पा रहे, दिस = 0 नहीं कर पा रहे ना। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2y बच जाएगा बीच में, ठीक है, और इन दोनों को माइनस करोगे तो z ही प्लस का हो जाएगा। तो आप ये रिलेशन नहीं ला पा रहे, ठीक है, नहीं ला पा रहे, तो आपके माइंड ने सेट कर चुका है कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो ही चुका है, आप डिसाइड कर चुके हैं। अगर आपका IIT वगैरह का पेपर है या JAM वगैरह का पेपर है या आपका एयरफोर्स नेवी का पेपर है, तो डिसाइड हो चुका है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, यहीं से बोल दो, फिर तो कुछ करना नहीं। लेकिन अगर आप 12th क्लास का पेपर दे रहे हो या कहीं पर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, फिर लिखना पड़ेगा। लिखना क्या, कोई भी एक ऐसा मेंबर ले आओ जो रिलेटेड हो एक से, ये इससे रिलेटेड है। अब एक ऐसा ढूंढ ले आओ जो 3 के साथ रिलेटेड हो। बच्चों 3 के साथ 9 रिलेटेड है ना, 3 के साथ 9, क्योंकि देखो इसको x की जगह पुट करोगे, y की जगह 3 पुट करोगे 0 आएगा, इसको x की जगह करोगे, y को 9 की जगह, दोनों रिलेटेड हो गए, बट 1 9 से रिलेटेड नहीं है। तो फिर सीधा लिख दो नोट ए ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से आपने चेक करना है जब इक्वेशन फॉर्म दे रखी है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं इक्वेशन फॉर्म का ही आपको, ठीक है। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ उसी टाइप का, जो कंडीशनल बोल रहे हो हम इसको, कि यहाँ पर एलिमेंट और इस टाइप से रिलेटेड है। कौन से दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, अगर उनको x में से y माइनस, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से अगर सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया जाए तो एक इंटीजर बचना चाहिए। मैंने अभी आपको समझा था इस प्रकार की डेफिनेशन ना, आप रफ में जाओ, आपकी वेरिएबल के x - y की होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। आपने कुछ नहीं करना, रफ में जाके दोनों की जगह सेम वेरिएबल पुट कर देना है, दोनों की जगह x पुट कर लो, दोनों की जगह y x माइनस करके क्या हो जाएगा 0। और जब दोनों की जगह सेम वेरिएबल करके जो भी आपका आंसर आ जाए, आपने देखना क्या वो कंडीशन को फुलफिल करेगा। दोनों की जगह x पुट कर लिया, क्या आया 0। क्या 0 एक इंटीजर है, वी नो डेट 0 इज ए इंटीजर, 0 क्या है एक इंटीजर, यानी कंडीशन को क्या कर गया, फुलफिल कर गया। ये काम आपने क्या करना है रफ में। अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहीं पर क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है, आगे आपने कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑप्शन क्लिक करना है ना। और अगर आपने थ्योरेटिकल लिखना है तो फिर लिखोगे कैसे, मैंने अभी आपको समझाया था, ये एडिंग बना के लिखोगे 4 पुट x = y, क्या पुट कर लो, x = y पुट कर दिया, x की जगह y पुट कर लिया, y की जगह x कर लो, आपकी मर्जी है। तो क्या जाए x - x which is equal to 0 इज ए इंटीजर है, इंटीजर। तो प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है भाई, और वही एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो क्या लिखोगे आप, x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपके पास सेट क्या दे रखे हैं, इंटीजर। दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे। इसके बाद जो चेक करना अपन है वो क्या करना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक चेक करना है। फिर वही बात बच्चों, जब ये डेफिनेशन, ये कंडीशन वाली डेफिनेशन दे रखी है ना, तो फिर एक वही तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने रफ काम में जाना है और आपने मान लेना कि ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर होने चाहिए। आपने उल्टा करके देखना है क्या कंडीशन फुलफिल होगी, उल्टा कर दो। अगर x - y है तो y - x इज इंटीजर। अब सुनना कैसे, मान लो बच्चों 2 में से 5 माइनस करो, कितना होगा, -3। अब 5 में से अगर 2 माइनस कर दो तो प्लस का 3 आ जाएगा। अगर 2 एलिमेंट माइनस करने पर इंटीजर आता, मतलब मान लो 2 एलिमेंट माइनस करे, आंसर 7 आ गया, उल्टा कर दे तो -7 आ जाएगा। अगर पहले -7 है तो उल्टा करने पर प्लस आ जाएगा। यानी कि
पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होने पर बच्चों ना तो इंटीजर फ्रैक्शनल बन जाता है और ना ही फ्रैक्शनल इंटीजर बन जाता है। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। तो लिखना तो बहुत आसान है, पहले आपने रफ में जाके काम कर लेना है। अब आपने सिमेट्रिक लिखना है। सिमेट्रिक कैसे होता है? सिमेट्रिक लिखोगे लेट, ये तो मान के चलना पड़ेगा ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मान लिया ये आर में है, अगर ये आर में है तो दिस इंप्लाइज आर माइनस वाई इज इंटीजर। भाई रिलेशन में तो कोई चीज़ जब जावा इस रिलेशन में, जब वो माइनस करने पर आंसर क्या हो? इंटीजर। आप लिखोगे दिस इंप्लाइज, अगर इनको उल्टा भी कर दिया जाए वाई माइनस एक्स इज आल्सो इंटीजर। समझ गए ना? आल्सो इंटीजर मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो बच्चों, पहले क्या था? एक्स माइनस वाई, और अब क्या है? वाई माइनस एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस भी एक्स इंटीजर होगा। कॉमन सेंस है, 3 है, फिर आंसर क्या आ जाएगा? -3। ऐसे थोड़ा ही होगा कि माइनस लगाते ही आपको उसके फ्रैक्शन में कोई टर्म आ जाएगी या वो इंटीजर नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा। तो दिस इंप्लाइज, अब देखो कंडीशन क्या है? पहले एलिमेंट में से दूसरा माइनस करने पर क्या आना चाहिए? इंटीजर। अब किस में से आया है? y माइनस या x माइनस करने पर क्या आ गया? इंटीजर। तो जो यहाँ पर वो पहला एलिमेंट बनेगा, तो अब पहला एलिमेंट कौन बनेगा? y, और दूसरा कौन बनेगा? x। अब सुनना क्या है, मैं किसको रिलेट मान के चला था? x को y से, और अब y किससे हो गया? x से। दिस इंप्लाइज r के हो गया आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के बाद आपने कौन सा रिलेशन करना? आपने सेटिस्फाई ट्रांजिटिव, ठीक है। जब आपने ट्रांजिटिव रिलेशन करना है, इस जो कंडीशनल डेफिनेशन है, जो इक्वेशन वाली इस टाइप की डेफिनेशन होती है, मतलब इस टाइप की जो कंडीशन ही दे रखी हो, उसमें कैसे चेक करते हैं? सुनो, ट्रांजिटिव चेक करना। अब आपने रफ में जाओ। रफ में मान लिया एक्स वाई से रिलेटेड है, और वाई किससे मान लिया? कोई भी नाम ले लो, जेड से। अगर एक्स वाई से रिलेटेड तो एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर। कंडीशन तो यही है भाई। और दूसरा क्या मान के चलना है? वाई माइनस जेड, ये भी क्या होगा? इंटीजर। और आपने क्या करना है? रफ में करना है काम, कुछ भी करके इन दोनों का यूज करके आपने कोशिश करनी है क्या एक्स और वाई जेड के ऊपर आप सेम कंडीशन ले आ सकते हो। सेम कंडीशन क्या मतलब? क्या एक्स माइनस जेड को आप इंटीजर बोल सकते हो। अब ये देखो ना, ये जो भी है, 1 मिनट के लिए मेरे कहने से इसका नाम अल्फा मान लो, अल्फा मान लिया, और ये जो भी है इसका नाम बीटा मान लो। तो इसका नाम क्या मान लिया? अल्फा। अल्फा क्या है? एक इंटीजर, और बीटा क्या है? इंटीजर। और 2 इंटीजर को माइनस करोगे वो भी क्या होगा? आपका इंटीजर। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? एक्स माइनस वाई, वो तो वैसे मानना था ना। और बीटा ही क्या थी? वाई माइनस जेड। आप जोड़ दो इनको, सॉरी, क्योंकि आपने इस ये फॉर्म रखनी है, कैसे? चाहे जोड़ने से चाहे माइनस करने से। तो जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो क्या होगा? आपका वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा? एक्स माइनस जेड। अगर एक्स माइनस जेड बच गया तो आपने यही चाहिए था। तो ये काम आपने इतना क्या करके देखना है? रफ में। इतना काम करने के बाद फिर आपने लिखना कैसे है वो और सीख लो, कैसे लिखा जाएगा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए लिखने में आपने पहले 1 मान लेना, ठीक है। सॉरी 1 नहीं, ये पहले क्या कर लेना? एक कंडीशन मान लेनी, एक्स वाई मान लिया रिलेटेड है, ओके। फिर वाई जेड रिलेटेड है, ये दोनों मान के चलने हैं आपने। और मैंने ऊपर से ये आपको करना सिखाया, फिर कैलकुलेशन करके एक्स किससे रिलेटेड दिखाना आपने? वाई से। अगर ये इससे रिलेटेड है तो अगर यो रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा? ऊपर सिखाई दिया मैंने, ये क्या बनेगा? इंटीजर। और वाई जेड से रिलेटेड है, यो भी क्या बनेगा? एक इंटीजर। क्योंकि गिवन कंडीशन यही है ना, वही 2 एलिमेंट रिलेटेड होते हैं जिनके माइनस करने पर क्या आना चाहिए? इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए बच्चों, 2 इंटीजर का सम भी क्या होता है? इंटीजर होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अब सुनो, जोड़ोगे तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड बच गया, तो ये बच गया इंटीजर। अगर एक्स माइनस जेड बच गया इंटीजर तो ये क्या हो गया? रिलेटेड हो गया। अब क्या था? देखो, हम एक्स को वाई से रिलेटेड मान के चले थे, वाई को एक्स जेड से रिलेटेड मान के चले, तो हमने डायरेक्ट क्या दिखा दिया? जेड किसके साथ रिलेटेड है, सॉरी एक्स किसके साथ रिलेटेड है? जेड के साथ। तो क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। ऐसे हो जाएगा। और जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी बन जाए, रिफ्लेक्सिव भी बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जिसमें तीनों कंडीशन उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो तब था जब वो कंडीशनल डेफिनेशन दे रखी हो। अब मैं एक दूसरी टाइप की जो डेफिनेशन होती है वो भी करवाता हूँ,
मतलब एक दूसरे के साथ कंडीशन में दे दी, और फिर एक वो भी करवाता हूँ जिसमें वर्डिंग में दे जाते हैं। ये तीनों डेफिनेशन आपको मिलती है। देखो नेक्स्ट इस टाइप के आ सकते हैं, वर्डिंग में रिलेशन दे दिया आपके। वर्डिंग में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं अगर वो सेम प्लेस के ऊपर वर्क करें। ठीक है, अब सुनना, आपने मैंने बता रखा है आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है। रिफ्लेक्सिव आप रफ काम में जाओ और एक्स एंड एक्स दोनों की जगह सेम रख लो। एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। देखो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक्स और एक्स, एक्स उस जगह काम करता है जहाँ पर एक्स काम करता है। तो ठीक है, एक बात को आप जब 20 बारी बोल लो वो गलत थोड़ी हो जाएगी। जैसे सुनना, मैं एक बात समझाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि आप, जैसे बोल दिया आपकी एज 18 साल है। ध्यान सुना, मैंने बोला कि आपकी एज 18 साल है, तो आपकी मान लो एज है भी 18 साल, तो मेरी बात ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने ये बात बोली आपकी एज 18 साल है, और एक बारी और बोल दी साथ में आपकी एज 18 साल है, और एक बारी और बोल दिया आपकी एज 18 साल है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, गलत थोड़ी हो जाएगी वो चीज़। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, तो गलत थोड़ा है, एक्स वहीं पर काम करेगा जहाँ पर एक्स काम करता है, तो दोनों जगह एक्स रखने पर कुछ गलत नहीं है। तो आप लिखोगे सीधा सिंस, इसमें सीधा लिख दो आप सिंस एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, एक्स और एक्स तो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स एक्स रिलेटेड हो गया फॉर ऑल एक्स, किसी भी सेट के ऊपर हो। ठीक बात है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये रिलेशन क्या बन गया, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या करते हैं, सिमेट्रिक। अब पहले देखो आप, जो मैंने आपको समझा रखा है कि आप ऐसी कंडीशन हो रही है, अब मैं बोलता हूँ एक्स एंड वाई, कंडीशन देखो क्या गिवन थी, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दोनों एक जगह काम करते हैं, सेम जगह पे काम करते हैं, तो क्या वाई और एक्स नहीं हो जाएंगे, उससे बोलने में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं मोहन और सोहन सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहले सोहन का नाम ले दिया, स्कूल थोड़ा बदल जाएगा। ठीक बात है, वही काम यहाँ पे है। तो क्या आप लिखोगे, लेट, ये मान के चलते इसमें कि एक्स वाई से रिलेटेड है, ये मान के चलते हैं, ऐसे लिखते हैं हम सिमेट्रिक में। मान लिया अगर ये इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, दोनों एक जगह काम करते हैं, दिस इम्प्लाइज वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इसको मैंने एक्स वाई को वाई एक्स लिख दिया, इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन क्या होगा, पहले नंबर पे अब कौन आ गया, वाई, तो अब किससे रिलेटेड हो गया, वाई एक्स से, और मान के क्या चले थे, एक्स किससे रिलेटेड था, वाई से, तो दिस इम्प्लाइज आर, क्या क्या लिख दोगे, आर इज सिमेट्रिक। ये क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक। अब इसके बाद क्या करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव चेक देखो कैसे होगा, उसमें आपने दो वेरिएबल मान के चलने हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है, और फिर आपने दिखाना सीधा एक्स किससे रिलेटेड हो सकता है, जेड से। लेट ट्रांजिटिव के लिए लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेटेड है, एंड आल्सो, ये भी मान के ही चलना आपने, और आपने क्या दिखाना, आप सीधा कौन किससे है, एक्स जेड से। एक्स एंड वाई अगर रिलेटेड है, अगर ये इससे रिलेटेड है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि हमें मान के चले ना कौन किससे रिलेटेड है, एक्स किससे रिलेटेड है, वाई से, तो हमने मान लिया एक्स और वाई क्या सेम, और ये इसी को तो इंप्लाइज करेगा, और वाई किससे रिलेटेड है, जेड से, तो ये किसको इंप्लाइज करेगा, वाई एंड जेड एट सेम प्लेस। इस कंडीशन ने ये इंप्लाइज कर दी, नीचे वाली ने कर दी, और ये दोनों मिलके किस बात को इंप्लाइज कर दो, देखो एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, वाई और जेड, जब वाई इनके बीच में कॉमन है तो एक्स और जेड भी वहीं पर काम करेगा। देखो अब एक्स किस जगह काम करता है, जहाँ वाई पे, और वाई किस जगह काम करता है, जेड पे। एक मिनट सोच के देखो, वाई अगर अब फिक्स कर लें तो वाई के साथ कौन काम करता है, इस साइड से देखें तो एक्स भी काम करता है, और इस साइड के साथ देखें तो क्या करता है, जेड भी काम करता है। इसका मतलब एक्स और जेड भी क्या है, सेम प्लेस में। दिस इंप्लाइज एक्स एंड जेड
वर्क एट सेम प्लेस, ये हो जाएगा आपका। अगर दिस ये आ गया आपका तो दिस इम्प्लाइज एक्स किससे रिलेटेड हो गया, जेड थे। दिस इम्प्लाइज आर क्या हो गया आपका, आर इज ट्रांजिटिव। बस ये आपने करना था। तो ऐसे चेक करते हैं, और जो तीनों कंडीशन हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस कंडीशन। ठीक है, देखो सेकंड एक और क्वेश्चन में इसी टाइप का उठाता हूँ जिसमें कंडीशन मतलब सीधा वर्डिंग में बता गया रिलेशन, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव आपने कुछ नहीं करना, आपने रफ में जाके मतलब अपने मन में सोच लिया रफ में जाओगे तो अब शुरू में रफ में लिखोगे, थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़े। दोनों जगह सेम वेरिएबल मानना है, यानी कि वाई की जगह भी क्या मान लो, एक्स। तो रफ में काम करके देखो, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। क्या ये स्टेबल है, कि बात ठीक है कि क्या कोई खुद का फादर होता है, नहीं होता है ना, तो यहाँ पर क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखना कुछ नहीं, लिखना तो ये है, वो तो कैसे भी लिख सकते हो, अपनी वर्डिंग है खुद कैसे लिख सकते हो, एक्स इज कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स, एक्स आपका बिलोंग नहीं करता उसमें। दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर वही बोल रहा हूँ, कंडीशन किसी भी टाइप की हो, आपने रफ में जाके दोनों जगह सेम वेरिएबल रखे देख लेना है। अगर वो स्टेबल है, अगर वो सेटिस्फाई है, अच्छा सेटिस्फाई फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट है सेट में उन सब के लिए, एक के लिए भी अगर नॉट सेटिस्फाई है तो नॉट सेटिस्फाई माना जाएगा। तो ये तो एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता, तो इस वजह से क्या हो गया, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद जो आपने चेक करना बच्चों, ध्यान से देखना क्या चेक करना है, फिर आपने सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक पहले आपने क्या करना है, ये मान लेना कि एक्स वाई जो है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब उल्टा कर देना है, वाई इज फादर ऑफ एक्स। क्या दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड कर सकती हैं? एक्स वाई का फादर मतलब मान लिया एक्स वाई का फादर है, तो क्या वाई एक्स का फादर है? नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि वो तो उसका सन होगा ना, बेटा होगा, वो तो बेटा होगा, बेटी होगी। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, पहले समझना होता है मैथ में, फिर लिखना होता है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज फादर ऑफ वाई, दिस इम्प्लाइज वाई इज वाई, दिस इम्प्लाइज वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, ये दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो। लिख दिया, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई से रिलेटेड था, ये मान के चले एक्स वाई का फादर था, तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो वाई एक्स रिलेटेड नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज वाई सॉरी आर इज नॉट ए सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका नहीं है। ठीक है, सिंपल था वेरी। इसके बाद आपने क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन, कि वह ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव मान लेना कि एक्स वाई से रिलेटेड है, ओके, और साथ में ये भी मान लेना है कि वाई आगे किसी से रिलेटेड है, और आपने दिखाना है कि क्या एक्स जेड से रिलेटेड हो जाएगा। अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो लिखा जाएगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड इसमें लिखा जाएगा वाई इज फादर ऑफ जेड। एक्स वाई का फादर है, वाई एक्स का फादर है, क्या एक्स जेड का फादर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो ग्रैंड फादर होगा ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये हो गया ना। देखो एक्स किसका फादर है, वाई का, यानी कि एक्स का बेटा कौन है, वाई, और वाई का बेटा कौन है, जेड। अगर वाई का बेटा जेड है तो एक्स का बेटा थोड़ा ही हो सकता है, तो ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड फादर होगा। तो लिखना क्या, लिखना तो बहुत सिंपल है, इसको इम्प्लाइज करके लिख दोगे, सीधा लिख दोगे एक्स कैन नॉट बी
दिस इम्प्लाइज एक्स जेड जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो बच्चों, कई बार एक बच्चा बोल देता है सर ये ऐसे लिखना है। देखो मैंने एक लिखने का आपके सामने एक वे बताया है, कोई हार्ड एंड फास्ट होने की दुनिया में एक ही तरीका है। एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लिखने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बात वही अपनी अपनी वर्डिंग हो सकती है, ठीक बात है। अब वर्डिंग कैसे हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरी वर्डिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि पहली वर्डिंग गलत है। आपने जो वर्डिंग लिखी है वो ठीक होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं कि वो जो बुक में है या जो किसी ने मैंने बोल दी तो आपने वो रट्टा मार लिया, किसी और टीचर ने बोल दी रट्टा मार लिया, नहीं, आप अपनी वर्डिंग में बना सकते हो, बस वो ठीक होनी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सेट को जिसमें सॉरी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले वो खोल के लिख लो और मतलब सेट बिल्डर उसको रोस्टर फॉर्म में बना लो और फिर देख लो कि रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके को कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये गलत है। हाँ, कोई क्लेम करे तो मेरे को बताना कि हाँ ये गलत है। ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, मैं कभी भी नहीं बोलता कि एक यूनिक वे होता है किसी भी क्वेश्चन को लिखने का। इनफैक्टली मैंने वे किसी भी प्रकार से पॉसिबिलिटी लिख सकता है, ठीक है, ओके। देखो भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको, अलग तरीके से भी किया जा सकता है। अब की बार मैं आपको उस फॉर्म में करके दिखाऊंगा, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करके। ये रिलेशन दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं। अब सुनना, आपने इस ए बी से मतलब नहीं है। आप यहाँ देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेटर कंडीशन क्या है। ये है कि पहले कोऑर्डिनेट में अगर एक जोड़ दिया जाए तो दूसरा कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो मैं पॉसिबिलिटी लेता हूँ, इस रिलेशन को ना रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। सेट पहला एलिमेंट तो सेट से ही आएगा, मैं 1 ले लिया। अच्छा, मैंने पहला कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, तो पहले में 1 ऐड करने पर कौन सा कोऑर्डिनेट आना चाहिए, दूसरा। तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2। अब पहले नंबर में मैंने 2 ले लिया। अगर पहले नंबर में 2 है तो उसमें ऐड करने पर उसका देखो रिलेशन ये है, ये दोनों तब लिखे जाएंगे जब यो एक से एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो, यानी कि दूसरे नंबर वाला पहले वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए। पहले पे 1 लोगे, दूसरा 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे 3 ले लोगे तो 2 ग्रेटर हो जाएगा ना, 1 होना चाहिए। यानी कि पहले में 1 ऐड करने पर क्या आएगा, दूसरा। तो पहला 2 है, फिर क्या आएगा 3। 3 ले लिया तो क्या आएगा 4, और 4 ले लिया तो क्या आएगा बच्चों 5, और 5 ले लिया तो क्या आएगा 6। और 6 आप ले नहीं सकते, क्योंकि 6 ले लिया तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 7। 7 तो अपने सेट में है नहीं ना, क्योंकि अपने जो एलिमेंट वो अपने सेट में से ही रहने चाहिए ना, सेट से बाहर थोड़े चले जाएंगे। तो ये रिलेशन है। अब आपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में जितने एलिमेंट हो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब इस फॉर्म में देखो कैसे चेक करोगे, कितने एलिमेंट इसमें 6, तो अपने रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इस फॉर्म में करवा रहा हूँ आपकी बार रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करके। तो इनमें से 6 के 6 होने चाहिए, इनमें से तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो कोई एक लिख दो, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। है, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि नोट ट्रू था। देखो इस फॉर्म में अगर आपने ये दिखाना होता रिफ्लेक्सिव है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना ये बात है, तो ये 6 के 6 बिलोंग करके दिखाने थे आपने। अगर इनमें से ये 5 होते और ये ना होता तो भी ये नोट रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन क्योंकि हमारे पता चल गया कि पहला ही बिलोंग नहीं किया, अगर नोट ट्रू करके दिखाना है ना तो आप कोई एक एग्जाम्पल दे दो कि नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। मैथ में ना आगे जितना ज़्यादा मैथ पढ़ोगे ये चीज़ बहुत यूज होती है। इसको कोई भी चीज़ मैथ में अगर प्रूफ करनी हो ना तो सबके ऊपर होल्ड करके दिखाते हैं, और गलत करनी हो तो किसी एक के ऊपर। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट के मेरिट कब आती है, उस स्टूडेंट के मेरिट तब आती है जब उसके नंबर क्या आ जाए अबो 80%। जब उस स्टूडेंट के नंबर क्या आ जाए अबो 80%। और पूरी क्लास के मेरिट कब आती है, जब क्लास में 50 स्टूडेंट है ना 50, तो 50 के कितने आने चाहिए अबो 80%। जितने भी स्टूडेंट 50 हैं तो 50 के नंबर क्या होना चाहिए अबो 80%। अगर 50 में से 49 के तो अबो 80% हों और एक के ना हो तो बोला जाएगा क्लास का मेरिट नहीं है। तो जब नहीं है ना, अब देखो कोई बोलता है कि आप प्रूफ करके दिखाओ आपकी क्लास का मेरिट है।
अगर आपने प्रूफ करना है कि आपके क्लास के मेरिट है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, आपने 50 के 50 स्टूडेंट की डीएमसी दिखानी पड़ेगी कि सर चेक कर लो हमारे स्टूडेंट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का मेरिट है, तो इसका मतलब क्लास का मेरिट है। और अगर आपने प्रूफ करना है कि मेरी क्लास का मेरिट नहीं है, उल्टा प्रूफ करना है नेगेटिव सेंस में, तो आपने केवल एक बच्चा दिखाना है जिसके मेरिट ना हो, ओनली वन स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से अगर आपने प्रूफ करना होता है इस फॉर्म में, तो ये जितने भी पॉसिबल हैं सारे इसमें बिलोंग करने दिखाने पड़ते हैं आपको कि सारे बिलोंग करते हैं। और अगर आपने प्रूफ करना कि रिफ्लेक्शन नहीं है, अगर एक भी नहीं है चाहे बाकी सारे बिलोंग कर भी जाए तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो पहला ही इसमें बिलोंग नहीं करता, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ए रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया वो? देखो भाई आगे जो चेक करना अपन सिमेट्रिक, इस फॉर्म में सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं आप देखो। फाइन ये फॉर्म है ना, एक बात और ये जो रोस्टर फॉर्म वाली होती है ये तभी आप अप्लाई करना और तभी आपके लिए इजी रहती है जब भी फाइनाइट बने, 10 20 15 बने तो हम चेक कर सकते हैं। अगर ये सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइन होता है तो इनफाइनाइट एलिमेंट बन के इतना थोड़ा ही चेक कर सकते हैं। तो देखना हम चेक करेंगे, अगर नॉट ट्रू मिल गया तो पहले एग्जाम्पल पर रुक जाएंगे और ट्रू मिलता गया तो आगे भी चेक करेंगे। जैसे 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। आप पूरे रिलेशन में ढूंढो क्या 2 1 से रिलेटेड है? 1 तो 2 से रिलेटेड है बट 2 1 से रिलेटेड कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। पहला ही मिल गया तो आगे कुछ नहीं चेक करना। अगर ये मिल जाता तो फिर दूसरा भी चेक करते, अगर मिलता रहेंगे तो ऑल चेक करने, क्योंकि ट्रू में आपने सारे चेक करने हैं और नॉट ट्रू में कोई एक एग्जाम्पल। तो लिखोगे R1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1 2 तो अपने रिलेशन में है, 2 1 नहीं है, इसका मतलब R इज नोट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ गया ना बच्चों? फिर बोल रहा हूं अगर मान लो एक वैसे लिख के दिखा देता हूं, मैं इसको काट दूंगा अभी। 2 1 होता, देखो 1 2 सेट में है, 2 1 भी है, तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा सिमेट्रिक की। इसका मतलब ये को नहीं सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी इसने चेक कराएंगे। 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, सारे चेक करें। और अगर ये मिल गया कि पहला ही बिलोंग नहीं करता तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगा ना? इसको कोई कंडीशन फेल हो जाए उसको आगे थोड़ा चेक करते हैं। जैसे आप क्लास में पास आउट होते हो, आप पास तब माने जाते हो जब आप सारे पेपर में पास हो। आपके 5 पेपर हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, तब माना जाता है कि आप पास हो गए। ठीक है, अब सुनना, एक बच्चे ने पहला पेपर का रिजल्ट बताया मुझे और वो पास है, तो मैं ये थोड़ा बोल सकता हूँ कि पूरा पास हो जाएगा, क्योंकि अगले पेपर का रिजल्ट भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर मैं पहला पेपर है मेरा, मान लो कुछ भी बोल देते हिंदी का पहला पेपर है और मैं हिंदी में ही फेल हूँ, तो मैं बोल दूंगा तू पास नहीं हो सकता, क्योंकि अगले पेपरों में अगर सारे में पास भी हो गया तो भी टोटल रिजल्ट पास नहीं माना जाएगा। टोटल तो पास तब माना जाएगा ना जब सभी में पास होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। अगर नॉट ट्रू का एग्जाम्पल मिल जाए तो पहला एग्जाम्पल बहुत है, ट्रू मिलते गए तो इस फॉर्म में आपने सारे चेक करने हैं। समझ गए? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो चेक करना आपने वो ट्रांजिटिव कंडीशन बच गई। ट्रांजिटिव के लिए कोई एक एलिमेंट ऐसे लेना है, आपने 1 2 ले लेना है ये रिलेटेड। एक देखो एक 1 किससे रिलेटेड? 2 से। अब एक ऐसा ढूंढ के लेना जो 2 1 से होना चाहिए। 2 1 से है, 2 किसी और से होना चाहिए आगे। 2 किससे? 3 से। 2 1 से नहीं होना चाहिए, वो तो सिमेट्रिक के लिए तो गलत बोल दिया था मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब देखना 1 2 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो अगर ये ट्रांजिटिव है कौन किससे होना चाहिए? 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए? 3 से। क्या 1 3 है यहाँ पे? कहीं पर भी नहीं है 1 3, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। तो लिख दोगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। ये ऐसा रिलेशन आया अपने सामने जो ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ही ट्रांजिटिव था, ना ही आपका सिमेट्रिक था। कौन सी प्रॉपर्टी? फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, जो पहले वाली थी जो कंडीशन मैंने समझाया था लिख के, वो आप ऐसे लिखोगे। और ये जो इसमें थी, इसमें आपने एक नहीं, अगर नॉट ट्रू हो जाए तो एक ही बहुत है, अगर ट्रू हो जाए तो जितने पॉसिबल केस हैं वो सारे डिस्कस आपने करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो मेथड होता है ये तभी यूजफुल है जब आपका रिलेशन फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन हो, कुछ ही एलिमेंट हो, 10-15 तक भी हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एलिमेंट होने के बाद ये विधि आपकी काम नहीं करेगी, ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। फिर आपने वो जो इक्वेशन वाला मेथड है वही आपके लिए इजी रहेगा, फिर आपने ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए।
तो मैंने फिर भी आपके लिए ये फॉर्म भी करके दिखा दी और दूसरी भी, और अब एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? फिर बोल रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपने नोट ट्रू मिल गया तो पहला ही गलत मिल गया तो वहीं पर सवाल लिख दो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, जिस भी कंडीशन में मिले, लेकिन अगर ट्रू मिल गया जितने भी पॉसिबल केस हैं वो सारे मिलने चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने जानबूझ के लिखा है ताकि मैं आपको दोनों विधि से एक बारी, दोनों मेथड से आपको क्लियरिटी कर सकूँ कैसे होगा। इसको आप रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करके भी कर सकते हो। एक्सप्लेन करके कैसे होगा, आपने वो ए बी लेने जिनके माइनस करने पर क्या आ जाए इवन। मैं आपके सामने लिखता हूँ 1। देखो मोड है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी प्लस माइनस का इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस लगा भी दो इवन इवन ही रहता है। जैसे 2 भी इवन है, -2 भी इवन है, 4 भी इवन है, -4 भी इवन है, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह वैसे भी मोड लिया गया है यहाँ पर, या तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। 1 में से क्या माइनस करूँ या 1 किस में से माइनस करूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बचेगा, आपका इवन बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, 1 इवन नहीं है, 3 और 1 के साथ एक कोण 5, ये इवन बचेगा। अब 2 के साथ 1 नहीं बचेगा इवन, 2 के साथ 2, 1 के साथ एक 1 भी आएगा, 1 के साथ 1 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 भी क्या होती है इवन। फिर आप 2 के साथ चेक करो, 2 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, 2 के साथ 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 बचेगा। ठीक है, फिर 3 के साथ चेक करते हैं, 3 के साथ 3 तो आएगा, 3 के साथ 1 भी आएगा, 3 के साथ 2 नहीं आएगा, इवन बचना चाहिए माइनस करने पर। 3 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं 4 के साथ यहाँ लिख देता हूँ नीचे, कोई बात नहीं। 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 नहीं आएगा क्योंकि 1 बचेगा, ओड है, 4 4 आएगा, 4 5 भी नहीं आएगा, 5 1 आएगा ना 5 1 क्योंकि 4 बचेगा इवन है। 5 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, और 5 के साथ 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। ये टोटल एलिमेंट बनेंगे। अब इनमें से आपने पहले क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेथड करवाया, आपने रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव 1 1 यानी खुद के पेयर होने चाहिए। अब इसमें यस का काम है, यानी कि ट्रू है ना बच्चों, तो सारे पेयर होने चाहिए। कितने हैं, 1 1 भी होना चाहिए अपने सेट में, 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, और 5 5 भी होना चाहिए। देखो क्या ये सारे हैं, यस 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 4 4 है, 5 5 है। आप लिखोगे ये भी आर में है, ये भी आर में है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इस वजह से क्या है, रिफ्लेक्सिव बच्चों। ठीक है, अब इस मेथड से समझा है। अगर दूसरा बच्चा, उसके माइंड में ये मेथड नहीं आता, या वो ये नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ज़्यादा खोलना पड़ता है, वो दूसरा मेथड करना चाहता है, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्या करना चाहता है वो लिखता है a माइनस ए का मोड। ठीक है, खुद में से सेम, मैंने कहा दोनों की जगह सेम पुट कर दो, आंसर क्या आएगा 0 0 इज इवन है ना, 0 वाले भी इवन होती है। 0 अगर इवन है तो इसका मतलब इन दोनों माइनस करने पर इवन आ गया, तो ये दोनों बिलोंग कर गया। अगर ये दोनों बिलोंग कर गए तो इट्स मीन रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ध्यान से सुनना, इस आपने ये नहीं कि पेपर में कभी दोनों कराओ, कोई एक करना, ये कर लो ये कर लो, लेकिन मैं दोनों मेथड के आपके सामने कंपेयर करना चाहता हूँ। कई बार ये मेथड हमें आसान लगता है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, और ये आसान लगे तो ये, लेकिन इसमें याद रखना अगर ट्रू है तो फिर सारे करके दिखाने पड़ेंगे। हाँ बच्चों, ये मेथड तब बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपका सेट बहुत ज़्यादा लार्ज हो, या इनफाइनेट हो, या ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ये तभी यूजफुल है मेरे अकॉर्डिंग जब कम एलिमेंट हो, 10-15 एलिमेंट तक ही वैलिड है। उसके बाद वैलिड तो हो जाएगा, चाहे आप 1 लाख एलिमेंट पे चेक कर लो, लेकिन उसके बाद जैसे ये पेयर लेके 1 लाख एलिमेंट चेक करने हो तो आप पता कितना टाइम लग जाएगा। तब ये ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं, ये हर जगह लग सकता है। ठीक है, तो दोनों की मैंने कंपेरिजन कर दी। इसके बाद दोनों के लिए सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक देखेंगे, अगर 1 3 है, पहला एलिमेंट कितना है 1 3, तो अपने सेट में 3 1 भी होना चाहिए, जरूर मिलेगा 3 1 भी। 1 3 ये रहा, 3 1 ये रहा, दिस इम्प्लाई 3 1 भी है अपने सेट में। फिर दूसरा नंबर पे क्या 1 5, अगर 1 5 अपने सेट में है
तो 5 1 भी होना चाहिए, जरूर मिलेगा। फिर क्या है 1 1, इसका उल्टा तो क्या करोगे 1 1 का उल्टा 1 1 ही आएगा, 2 2 का उल्टा भी 2 2 आएगा। आगे क्या नेक्स्ट क्या 2 4, तो अब 4 2 भी होना चाहिए, ये रहा 4 2। इसी प्रकार से आप सारे लिख के दिखा दोगे और बोलोगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। और उस डेफिनेशन में लिखेंगे तो सिमेट्रिक, मैं कंपेयर कर करके करवा रहा हूँ आपको ये सिमेट्रिक। इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेट मान लिया ए बी से रिलेटेड है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो ए माइनस बी का मोड क्या होगा इवन, तभी रिलेटेड होगा। अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, आपको पता है मोड में से माइनस कॉमन ले ले कोई इफेक्ट नहीं आता, आंसर एज इट इज आता है। तो माइनस कॉमन ले लिया तो उल्टा हो गया, अब भी क्या है इवन। अगर अब भी इवन है तो बी किससे रिलेटेड हो गया, किससे रिलेटेड हो गया बच्चों बी ए से। तो ये रिलेशन क्या बन गया आपका, बी ए से रिलेटेड हो गया, बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आपने ट्रांजिटिव करनी है। ट्रांजिटिव में इस डेफिनेशन में अगर करोगे तो केस डिस्कस करने हैं, उस डेफिनेशन में अगर आप करोगे तो फिर आपने वो करना है, वो उसमें तो वर्डिंग में लिखना है। इसमें देखो 1 3 रिलेटेड है, 1 और 3 बिलोंग्स टू आर। अब आपने देखना 3 आगे किससे रिलेटेड है, 3 ढूंढना, ये रहा 3 आगे किससे रिलेटेड है 3 से। तो अब क्या होना चाहिए 1 3 तो यही है। और देखना 3 किससे है, 3 1 से है, सारे चेक करने पॉसिबल 3 1 से। अगर इसके साथ ट्रांजिटिव देखोगे 1 3 से 3 1 से, तो फिर 1 डायरेक्ट किससे होना चाहिए 1 से, ये भी अपने पास है। इसी प्रकार से आपने चेक करना, उसमें चेक करोगे तो उसमें क्या होगा ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी ए, ठीक है, सॉरी ए बी और बी किसी और के साथ मानना पड़ेगा, सी के साथ। अगर ए बी है तो ए और बी क्या होगा बच्चों इवन, इज इवन, और बी माइनस ए सी भी क्या होगा इवन। ठीक है, ये किसी नंबर का अगर मोड इवन है तो बिना मोड लगाए भी इवन होगा। जैसे 2 इवन है या -2 इवन है, मोड लगाने से ऐसा हो सकता है -2 को +2 बना देगा, लेकिन मोड लगाने से ऐसा थोड़ा होगा इवन को ओड बना देगा। तो ये दोनों क्या रहेंगे इवन रहेंगे। अब इन दोनों को मैं जोड़ भी दूं तो b से b कैंसिल हो जाएगी, a माइनस सी भी क्या बनेगा इवन, और a माइनस सी अगर इवन बन गया तो a c से क्या हो गया रिलेटेड, और r के बन गया r इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से आज तो इस प्रकार से आप जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप यूज कर सकते हो। बस ये किसकी कंडीशन है कि फाइनाइट पे ही पॉसिबल है सोल्व करना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है। ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो। बच्चों आपको इस समझ में आ गए होगे, मैंने रिलेशन फंक्शन का थोड़ा चैप्टर करवाया है। एक्चुअली ना आप लोगों को अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो। हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी मैट्रिक्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पसंद करी गई बच्चों के द्वारा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर व्यू आए और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर +2 के कुछ बेसिक टॉपिक के ऊपर और वीडियो बना दो। इतनी ज़्यादा डिमांड होने पर, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, इस वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो बना के रह रहा हूँ। फिर भी +2 का आप जैसे जो टॉपिक बोलोगे हम उसके अकॉर्डिंग +2 लेवल के टॉपिक भी बनाएंगे, या बेसिक टॉपिक जिसमें एयरफोर्स नेवी वगैरह के कवर हो वो काम भी आपको करवाएंगे। जैसे आपकी डिमांड होगी प्लीज़ ये वीडियो जैसे भी आपको लगे आप हमें ज़रूर बताना। ओके।